टेंजेंट फ्लो हो गया था ना। चलिए नेक्स्ट, ये तो सब कराई दिया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वगैरह, टेंजेंट लॉ यहाँ तक हो गया था। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट और है इसका। जैसे अब छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछते हैं। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में तो हालांकि अपन जानते हैं। क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस एरिया। अगर किसी सरफेस एरिया से कुछ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री पर पास हो रही हैं तो उनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट क्या होती है? वेबर, ऐसा यूनिट है, ठीक है। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। अब ये बी और एच क्या होता है, इसको जरा सोचो। बी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एच भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन बी और एच में रिलेशन क्या है? और बी और एच कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड हैं, किसको क्या कहते हैं वो देखें। क्या होता है, जैसे यहाँ एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, इसको बोला हमने एच। और ये होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो मैग्नेटाइज कर सकती है किसी को। इसमें अगर मैं एक आयरन रॉड रख दूं, अभी ये मैग्नेटाइज नहीं थी, सिंपल एक सॉफ्ट आयरन रॉड है, तो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो क्या करेगी? इस रॉड को मैग्नेटाइज कर देगी, ठीक है। तो आयरन रॉड चूँकि एक ऐसा सब्सटेंस है आयरन, इसके अंदर इस एच के कारण एक फील्ड डेवलप होगी, वो इसी डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? जिसमें एच है उसी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो इसकी एक अंदर इंटरनल फील्ड बनी। कितनी फील्ड बनी? इंटरनल फील्ड बनी। तो इंटरनल फील्ड बनी और ये एच थी, ये कौन सी थी? एक्सटर्नल। तो जो टोटल फील्ड होगी इसके अंदर वो कितनी होगी, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। ये B इक्वल टू होगी कितनी? म्यू टाइम्स ऑफ H, ठीक है। जो B बनती है इसके अंदर जो मैग्नेटाइज्ड हो गई है वो कितनी है? म्यू टाइम्स ऑफ H। यानी अंदर जो इंड्यूस्ड हुई है वो H से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। कितने टाइम्स ज़्यादा? म्यू टाइम्स ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है। और H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। B है मैग्नेटिक फील्ड या कह सकते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, बाद में डायग्राम भी बना दूंगा इसका। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई अगर सॉफ्ट आयरन है या कोई भी मीडियम है, कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो होती है परमिएबिलिटी। इट इज़ द डिग्री ऑफ एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास एंटर अ सब्सटेंस। मतलब कोई सब्सटेंस के अंदर कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसके अंदर अट्रैक्ट होके जा सकती हैं, उस एक्सटेंट को कहते हैं अपन, उस डिग्री ऑफ एक्सटेंट को कहते हैं परमिएबिलिटी। किसी में अगर कम जा रही है तो मतलब कहेंगे उसकी परमिएबिलिटी कम है। किसी में ज़्यादा लाइन अगर अट्रैक्ट होकर के पास हो रही है तो हम कहेंगे उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है। तो सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर।
या वेबर पर एम्पियर पर मीटर या हेनरी पर मीटर, ये मोस्ट कॉमन है, हेनरी पर मीटर ये मोस्ट कॉमन है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, इसको अपन कंपेयर करते हैं किससे, एयर और वैक्यूम की रिलेटिव, एयर या वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी से। जैसे मीडियम की परमिएबिलिटी कितनी है, म्यू, एयर की हो गई या वैक्यूम की हो गई म्यू नॉट, ठीक है। तो इनके रेशियो को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर। तो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन ए मटेरियल टू इन मीडियम, और इसी को अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बेसिस पे भी कह सकते हैं। और ये ऐसे भी डिफाइन होती है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू दैट इन मीडियम, मतलब किस किस का, एक तो मीडियम की परमिएबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, उनका रेशियो। जैसे म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट हो जाएगा, या और क्या बोलेंगे, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ एक सेंटेंस रह गया है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ, चलो पहले मैं डायग्राम बना दूँ, थोड़े बहुत उससे समझ में आएगा। ये थी एक्सटर्नल फील्ड, H, इसमें हमने रख दिया एक कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी B, और ये इसकी परमिएबिलिटी थी म्यू, तो B इक्वल टू क्या होगा, म्यू H, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ एक्सटेंस टू विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास। रिलेटिव का मतलब क्या होगा, म्यू आर, ये होगा म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये किसका रेशियो है, इट इज रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू के बाद ही आ जाएगा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू दैट इन वैक्यूम। अच्छा, अब ऐसा लिख भी दिया है यहाँ पर, पूरा लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं, ये लिखा हुआ है, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू दैट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो आप, ये छोटे छोटे डेफिनेशन 2-2 लाइन की आती हैं, एक नंबर की। ला उसको आज लाइव कर दूं, क्योंकि आज बच्चे कहीं गणेश जी विसर्जन में व्यस्त होंगे। जाम लगा हुआ है जगह जगह, मैं खुद 1 घंटे में आ पाया। 1 मिनट रुको, इसको लाइव कर ही देता हूँ, अभी आ जाएगा दोबारा। अभी मैंने इसको शेयर नहीं किया था।
हो गया? इस संडे को तो कैपेसिटेंस का बोला है ना, ऑब्जेक्टिव कैपेसिटेंस, तैयारी करो। फुली एनसीईआरटी बेस्ड मिटा दूं? देखो नेक्स्ट, अब है अगला मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, या इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अभी बताया था ना एच, एच क्या था? जो एक्सटर्नल फील्ड होती है, इसका नया नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स से ये पता चल रहा था कि वो एक्सटर्नल फील्ड जो किसी सब्सटेंस को क्या कर सकती है? मैग्नेटाइज कर सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एच। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा? एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ placed at that point due to pole strength of the given magnet। तो ये एक तो टेक्निकल डेफिनेशन है सिंपल सी, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखते थे। कैसे देखते थे कि ये कोई यूनिट चार्ज है, अपने ऊपर जितने इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस जगह की उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। ठीक ऐसे ही है कि किसी जगह पर अगर मुझे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालनी है कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक यूनिट पोल लेना पड़ेगा, और वो लेते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को ही पॉजिटिव मानते थे, तो नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी हो? यूनिट। जैसे वहाँ पर चार्ज कितना हो? यूनिट। तो चार्ज की जगह पे इसमें क्या आता है? पोल स्ट्रेंथ आती है। तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल अगर हम रख दें, तो वो अपने ऊपर जितने मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा उसी को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मैग्नेट इज, वो क्या होगा? H इक्वल टू बी अपॉन म्यू। ये फार्मूला होता है, और अभी हमने पढ़ा था उसी से निकाल सकते हैं B इक्वल टू म्यू H। तो H इक्वल टू क्या हो गया? B अपॉन म्यू। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, उसकी जगह आता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उससे कंपेयर करो EMF डिवाइड बाय L, वो क्या था? EMF डिवाइड बाय EMF मतलब वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर EMF की जगह क्या आ रहा है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो एक डेफिनेशन ये भी है। एक और डेफिनेशन होती है, ये
समझने वाली डेफिनेशन है थर्ड। इनमें से कोई सी भी एक लिख देना, लेकिन समझने के लिए तीनों है। एच का मतलब है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज्ड कर सकती है, किस डिग्री तक मैग्नेटाइज करने की उसके अंदर क्षमता है, उसको कहते हैं एच। ठीक है, तो यही लिखा है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। किस हद तक वो मैग्नेटाइज कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, किसी मैग्नेटाइजिंग बॉडी को, उस लिमिट को, उस डिग्री को, उस एक्सटेंट को हम एच कहते हैं। फोर्थ डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लो। इसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड से भी या कहें पॉजिटिव चार्ज से भी डिफाइन करते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग विद यूनिट वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर हम एक सपोज v वेलोसिटी से अगर एक चार्ज q को ले जाएं तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू क्यू वी बी 90 डिग्री पे। अब q की वैल्यू भी 1 हो और v की वैल्यू भी 1 हो तो F इक्वल टू क्या आ गया, b। तो ये जो b है वो किसके बराबर हो गई न्यूमेरिकली, h के, सॉरी उसके f के। तो इसी f को हम h बोलने लगते हैं। ये बात समझ आ रही है? जैसे F इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू वी बी 90 डिग्री पर, अगर Q और V दोनों 1 हो तो F इक्वल टू B हो गया, न्यूमेरिकली B हो गया। ठीक है, तो इसी B को फिर हम क्या कहते हैं, H। अगर चार्ज को और वेलोसिटी को 1 ले लें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या बोलने लगते हैं, H। और वो किसके इक्वल होती है, इस फोर्स के इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उस पर जितना फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, वही मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज ये समझने के लिए है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है एच की, एम्पियर टर्न्स पर लीनियर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर लीनियर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर, लीनियर मीटर मतलब पर मीटर। CGS यूनिट होती है और स्टेट, CGS होती है और स्टेट। लीनियर यह है एम्पियर टर्न्स पर लीनियर मीटर और CGS होती है और स्टेट। ठीक है, CGS क्या हो गई, और स्टेट। एक होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, या नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, या और नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। B अलग है, H अलग है। ठीक है, और B इक्वल टू होता है म्यू H। काम दोनों का क्या, वो नहीं, वही है, ये H अलग है। H था एक्सटर्नल और B है जो मैग्नेट के अंदर बना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ, अब इसकी भी कई डेफिनेशन है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is the number of magnetic lines of force passing normally through a unit area of substance। किसी एरिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो उसमें यूनिट एरिया में जितनी लाइंस नॉर्मल निकल रही हैं उसको अपन क्या बोलेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये है। इसमें दूसरी अपन ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड या कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई। तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच, और इसकी यूनिट होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग है ये, अभी बताता हूँ इसको कैसे याद रखोगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग है, वो H है, ये B है। बता दूं, अब है एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, ये भी एक अलग चीज है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I है, वो I दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I। देखो H क्या था, एक्सटर्नल फील्ड जो किसी सब्सटेंस को किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज्ड कर सकती है। B क्या था, जो उसके अंदर इंड्यूस्ड हुई। I है कोई सब्सटेंस किस हद तक मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, किस डिग्री तक मैग्नेटाइज्ड हो सकता है जब उसको किसी H के अंदर रख दिया जाए। तो क्या समझ आया? H क्या है, ऐसे समझ लो, H है टीचर, उसके पास जो ज्ञान है, ठीक है, वो H हो गया, वो फील्ड हो गया एक्सटर्नल। जितना वो ज्ञान दे सकता है, जिस एक्सटेंट तक ज्ञान दे सकता है, वो H टीचर की प्रॉपर्टी है। और स्टूडेंट्स हो गए अलग अलग, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, B क्या है, जितना उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, B। I क्या है, कि जितना उत्पन्न होगा, और I क्या है, जितना हो सकता है। हो सकता और होगा में अंतर है। ठीक है, कोई स्टूडेंट मेहनत करके बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा। जितना उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ वो B है, जितना कर सकता है वो I है, और टीचर जितना दे सकता है वो H है। सिंपल, ऐसे याद रखो। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा? इसको एक और मैथमेटिकली या कहें मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से अपन इसको फार्मूला बनाते हैं, वो देखें। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका फार्मूला हो जाएगा फिर M/V। क्या हो जाएगा, बोलो?
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बाय वी। वी क्या है, वॉल्यूम। अब बताओ एम होता क्या है, स्मॉल एम इंटू 2L होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू 2L लिख सकते हैं, 12 कट गया, तो स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया आ गया। तो एक और डेफिनेशन हो सकती है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आई इक्वल टू वाई एम बाय बी, और वही मैंने लिखा है 12 ये लिख सकते हैं, तो एम अपॉन ए भी आ जाएगा फार्मूला। इसकी ऐसा यूनिट होती है, यहाँ से देख लो, एम्पियर पर मीटर, क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर, क्योंकि ये पोल स्ट्रेंथ की क्या थी, एम्पियर मीटर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट जाएगा, एम्पियर पर मीटर। स्मॉल एम की मालूम है ना कितनी थी, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम की यूनिट एम्पियर मीटर, कैपिटल एम की क्या थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आती है एक मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। यहाँ सी लिखा है, तो या तो सी लिख दो, या इसका एक राइट सिंबल होता है काई, ये एक्स स्टाइलिश एक्स जैसा बनता है, एक्स को ऐसा घुमा दो, ये ऐसे, इसको बोलते हैं काई। या नहीं लिख पाओ तो सीधे सी एम लिख दो, एक्स ऐसा बनाते हैं ना, बस ऐसे घुमा दो, ये होता है काई। तो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, अब मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी का मतलब है कोई सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, हाउ इजीली अ मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मतलब स्टूडेंट से समझ लो, कोई जल्दी समझ लेता है, इशारे में ही समझ में आ जाएगा उसको, और किसी को दिन भर पढ़ाते रहो तब भी वो कहेगा कि मेरे समझ में कुछ नहीं आया, समझे। तो वो डिपेंड करेगा उसकी काई कितनी है, काई ज़्यादा है, अच्छा काई भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होती है, पॉजिटिव है और हाई है मतलब अच्छी तरह समझ रहा है और जल्दी समझ रहा है, जितनी हाई है उतना अच्छी तरह समझ रहा है, जीरो मतलब बिल्कुल नहीं समझ रहा, कुछ भी कर लो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी नहीं, और नेगेटिव का मतलब उल्टा समझ रहा है उसको कुछ पढ़ा रहे हैं वो समझ कुछ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव जीरो नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये प्रॉपर्टी की ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच शोज हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड, कितनी आसानी से कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है। और फार्मूला वाइज देखें तो ये I और H का रेशियो होता है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I in a substance to the magnetic intensity H, तो I अपॉन H, ठीक है, I अपॉन H, जितनी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है वो I है, किसके कारण, H के कारण, तो इसका रेशियो क्या होगा, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी होगा, काई इक्वल टू होता है काई एम इक्वल टू आई अपॉन एच, लिखा है हमने काई एम इक्वल टू आई अपॉन एच। इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि आई और एच की सेम यूनिट होती हैं तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड ना, आई और एच। तो अब देखो 4 हो गए आपके पास, 4 क्या 5 पैरामीटर हो गए। पहला हो गया एच, वो है एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड की प्रॉपर्टी है। एक हो गया बी, जो किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइज्ड होगी। एक हो गया म्यू, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा सकती हैं, अट्रैक्शन पावर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो सकती हैं। एक हो गया क्या,
आई, आई का मतलब कितनी मैग्नेटाइज्ड हो सकती है कोई सब्सटेंस, और एक हो गया काई, काई का मतलब कितनी इजीली हो सकती हैं। ठीक है, फार्मूला देखें तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच, B इक्वल टू म्यू एच एक फार्मूला हमने पढ़ा, और फार्मूला क्या पढ़ा, बोलो। एक तो हाँ, I इक्वल टू कैपिटल M बाय V या I इक्वल टू स्मॉल m बाय A, ठीक है, और काई M इक्वल टू I अपॉन H। ये फॉर्मूले भी ध्यान रखेंगे। सक्सेप्टिबिलिटी कोई यूनिट होती नहीं है। अब रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, एंड सक्सेप्टिबिलिटी काई एम, इनमें रिलेशन देखते हैं। म्यू आर और काई एम के अंदर रिलेशन, एक फार्मूला बनेगा छोटा सा। मिटा दूं? म्यू आर एंड सक्सेप्टिबिलिटी, सक्सेप्टिबिलिटी काई एम, सक्सेप्टिबिलिटी काई एम, और ये रिलेशन है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ये याद रख लो। म्यू आर इक्वल टू कितना, 1 प्लस काई एम। वन प्लस काई एम, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ठीक है। अब देखिए, ये हालांकि केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, 3 तरह के सब्सटेंस हैं, 3 तरह के मटेरियल हैं, मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरह के होते हैं। एक होता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसमें क्या होता है, आपको केवल एक याद रखना है, जैसे डाई याद रख लो तो उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी होगी पैरा की, ठीक है, और जो पैरा की है उसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होगी फेरो की, ठीक है ना। तो आपको इसमें टेबल तो 3 बनेंगी, लेकिन याद आप एक रख लेंगे तो उसी से काम चल जाएगा, उसी से बाकी के 3 दोनों भी बन जाएंगे। अब क्या क्या याद रखना है इनके, जैसे किन किन कारणों से पैरा सब डाई पैरा और फेरो बनते हैं, ठीक है। दूसरा, इनकी सक्सेप्टिबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी क्या है तीनों की। इनको अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो ये कैसे मैग्नेटाइज्ड होंगे, कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होंगे, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ग्राफ हैं एक एक करके। तो एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखें ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, डाई, तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं विच आर फीबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट में अगर हम कुछ सब्सटेंस को रख दें, फीबली मतलब थोड़े से, वो थोड़े से रिपेल हो जाएं, मैग्नेटिक फील्ड से थोड़े रिपेल हों, तो वो होते हैं क्या, डाई। पैरा होते हैं ये अट्रैक्ट हो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो। एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास में कोई सब्सटेंस रखा है, वो अगर उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे ये पैरा है, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। रिपेल हो रहा है तो हम कहेंगे डाई है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है
तो कहेंगे फेरो है। सिंपल बात है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंसेज विच आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, डाई है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये पैरा है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। डाई के होते हैं एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मरकरी, एल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, ऑर्गन एक्सेट्रा। ये कुछ जो ध्यान बने रहे हैं उतने लिख देना। पैरा में एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, ठीक है, और ये जो है आपको केमिस्ट्री में और इसका कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा ज़्यादा। फेरो में तो जानते ही हैं, ये फेरो की जरूर याद कर लेना। आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये तीन तो याद हैं ही। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, यही ज़्यादातर अपने काम आते हैं। अब दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अब देखिए जब डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल हो रहा है मैग्नेट से, तो इनको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर जाएंगी क्या? नहीं जाएंगी, उससे रिपेल होंगी, तो इसको अवॉइड करेंगी इसके अंदर जाना। लेकिन इसमें तो जाएंगी, थोड़ी सी जाएंगी। लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रादर देन एयर, एयर की अपेक्षा थोड़ी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू क्राउडेड इनटू द स्पेसिमेन, उस स्पेसिमेन के अंदर बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे, क्राउडेड। तो वही मैंने बताया, जो प्रॉपर्टी इसकी है ना, उसकी अपोजिट है पैरा की, और स्ट्रॉन्ग है पैरा की, स्ट्रॉन्ग है फेरो की। भैया ये पूरा लास्ट टॉपिक, ये प्रॉपर्टी और एक दो छोटे छोटे और हैं। दिख रहा है? ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है इसमें। एक मिनट सही करता हूं मैं।
एक और प्रॉपर्टी देखो, जैसे यहाँ हमने एक ये सब्सटेंस रखा, कौन सा, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये लाइंस क्या हो रही हैं, इससे दूर जा रही हैं, मतलब एक भी लाइन इसके अंदर पास नहीं हो रही। और पैरा में क्या होगा, थोड़ी सी पास होंगी, और इसमें बहुत ज़्यादा पास हो रही। एक बात और है इसमें, इस डायग्राम को देख के सुनो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। तो ये नॉर्थ रहा होगा, यहाँ साउथ रहा होगा। तो ये जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी या थोड़ा सा ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाती है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, मेन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, अगर मैं डाइपोल मोमेंट देखूं तो साउथ टू नॉर्थ होता है कि नहीं डाइपोल मोमेंट, और इसका किधर हुआ, यहाँ पे देखो आप, ये एस था, यहाँ एन और एल क्या हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि नहीं। यही तो अपन बोल रहे थे कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब ये जो है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मेन मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड होते हैं, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे होती है ना, नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ टू नॉर्थ। इसके और हम फील्ड की डायरेक्शन क्या देखेंगे, इसके अंदर फील्ड कौन सी डायरेक्शन बनी, तो इसके अंदर कहाँ बनी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहाँ से कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो एक्सटर्नल के क्या है, अपोजिट है। लेकिन इसमें आप देखोगे अंदर लाइंस जा रही हैं, तो अंदर मैग्नेटिक, ये एक तो एक्सटर्नल वाली भी अंदर एंटर कर गई, और इन एक्सटर्नल के कारण और एक्सटर्नल फील्ड के कारण इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ, वो जो एक्सटर्नल फील्ड थी एच, उसी डायरेक्शन में हुआ, लेकिन थोड़ा सा हुआ। तो एस टू एन ही ये फील्ड होगी इसकी, इनसाइड द मैग्नेट एस टू एन होती है। तो ये एस टू एन वाली और ये जो ब्लू कलर से जो अंदर जा रही हैं वो एक्सटर्नल, वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल फील्ड की ही डायरेक्शन में थोड़े से मैग्नेटाइज होते हैं। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड की ही डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। क्लियर? बनाना है, बना लो, ये बना लो, फिर मैं यहां इसी के नीचे लिखवा देता हूं। इधर लिखा है ब्लू से, ये लिखा है द लाइन्स ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रेदर देन एयर। इसमें लिख लो पहले लिखवा देता हूं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पहले वाले में लिखो डाई में, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज्ड, WEAK, वीकली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द external magnetic field, opposite to the external magnetic field। पैरा में लिखो
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस weakly magnetized in the direction of external magnetic field, ठीक है। फेरो में लिखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस are strongly magnetized in the direction of magnetic field, in the direction of external magnetic field, in the direction of external magnetic field, ठीक है। चलो मिटा दूं, देखो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो गया था। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट क्या है, जब हम इनको डाईमैग्नेटिक को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हैं तो ये स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीक फील्ड की तरफ भागते, क्योंकि रिपल्शन में यही होता है। ये कहां से कहां भागते हैं, स्ट्रॉन्गर टू वीक, ठीक है। पैरा वीक टू स्ट्रॉन्गर, लेकिन थोड़े से अट्रैक्शन शो करेंगे इसलिए जाते हैं, और फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे इसलिए वीक टू स्ट्रॉन्ग जाएंगे। पैरा और फेरो वीक टू स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग टू वीक। स्ट्रॉन्ग टू वीक में रिपल्शन, ठीक है, और वीक टू स्ट्रॉन्ग में अट्रैक्शन। पैरा में वीकली अट्रैक्शन, उसमें स्ट्रांगली अट्रैक्शन। नोट कर लो। एक डाईमैग्नेटिक, चलो नोट कर लो फिर समझाता हूं, करो नोट करो। लिख लिया? फोर्थ देखो, थर्ड तो लिख लिया, नहीं लिख पाए, लिख लो चलो। अब डाईमैग्नेटिक रॉड है एक, उसको हम फ्रीली सस्पेंड कर दें यूनिफॉर्म फील्ड में, तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, वो एक्सटर्नल फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है, क्योंकि रिपल्शन होता है इसलिए। और ये फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की जो रॉड होगी ना, उसको अगर आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में सस्पेंड करेंगे फ्रीली, तो वो उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगी जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है। फेरो तुरंत अलाइन कर लेगी, इसमें थोड़ा सा घूमने में समय लगेगा। तो देखो वही लगा है, लिखा है, व्हेन ए डाईमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइन इटसेल्फ इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड।
और इसमें व्हेन ए पैरामैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइंस इटसेल्फ इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। और ये व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइन इटसेल्फ, वही है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, लेकिन वेरी क्विकली। हो गया? देखो ये परपेंडिकुलर हो गई, बनाने की जरूरत नहीं, एनिमेशन है वैसे ही। जैसे यहाँ पर एक फ्रीली सस्पेंडेड रॉड है, एक्सटर्नल फील्ड बनाई NS, दो मैग्नेट से, तो इस फील्ड के कैसे हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, और ये पैरेलल हो जाएगी, देखो, और वो क्विकली पैरेलल होगी, ये है, ठीक है ना। तो इन तीनों में यही डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है देखो, इफ ए मैग्नेटिक लिक्विड, एक ग्लास में हमने मैग्नेटिक लिक्विड ले लिया डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया वो बाउल, उसके अंदर लिक्विड भर के। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि रिपल्शन होता है, मैग्नेट चारों तरफ मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, और बीच में हमने रख दिया है क्या, एक बाउल रख दिया लिक्विड भर के, तो रिपेल करेगा लिक्विड को, रिपेल करेगा तो बीच में से ये उठ जाता है, ठीक है। तो देखो वही लिखा है, डाईमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन ए
in which in a watch glass is placed in a uniform magnetic field, it collects away from center से it collects away from center when the magnetic poles are closer and collects at the center when the magnetic poles are farther. दूर मैग्नेटिक पोल्स होंगे तो सेंटर पर इकट्ठा हो जाएगा यानी ऊपर उठ जाएगा, बहुत पास में होंगे तो सेंटर पे गड्ढा टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे इसके एनिमेशन में, अगर ये देखूं ये इस तरह से, इसमें अगर ये बहुत दूर है तो बीच में एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर पर ऊपर उठेगा और बाहर से दबेगा। ये दोनों पास में है तो सेंटर पर नीचे दबेगा, बाहर से ऊपर उठेगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसका उल्टा है, ये डायग्राम इसका उल्टा बन जाएगा। आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिखना है बस। ठीक है, और इसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें होती है, बाकी और कुछ नहीं है, नोट कर लो। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल टेक्स्ट लिख लो। कहाँ गया, हो गया?
मिटा दूं? देखो सिक्स्थ, क्या हुआ, घबरा गए क्या? सिक्स्थ लिखो, ये सेवंथ क्यों आ रही है? अरे यार, चलो ऐसे ही देखते हैं। सिक्स्थ में क्या है? व्हेन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैंने हालांकि पहले लिखवा दिया उसमें, ठीक है, तो सिक्स्थ की जरूरत नहीं है, सिक्स्थ तो लिख चुके हैं ना अपन। उसमें क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक सेम डायरेक्शन में, और फेरो स्ट्रांगली सेम डायरेक्शन में। सेवंथ लिख लो, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम। अब ये यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आती हैं और सब्जेक्टिव में तो आती हैं। डाई मैग्नेटिक का इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एम स्मॉल होता है और कैसा होता है? नेगेटिव वैल्यू रखता है। इसका स्मॉल पॉजिटिव, इसका लार्ज एंड पॉजिटिव। एम नेगेटिव है लेकिन स्मॉल है। इंड्यूस्ड का, ये इसमें पैरा का एम लेस है लेकिन पॉजिटिव है, उसमें लार्ज है बट पॉजिटिव, ठीक है। एट्थ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको आई कहते हैं। आई होती है इसकी स्मॉल बट नेगेटिव, स्मॉल बट पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, उसकी हाई पॉजिटिव। परमिएबिलिटी म्यू, ये लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 का मतलब क्या है? कि ये रिपेल करेगा, और मोर देन 1 हो तो अट्रैक्ट करेगा, और स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा हो, 1 से बहुत 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 ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नोट कर लो, ये कहाँ गया? हाँ, मैग्नीट्यूड में, और ये एक्चुअली होती पॉजिटिव ही है, तो रहेगी तो नेगेटिव तो होगी नहीं ये म्यू। 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी, नेगेटिव में नहीं जाती म्यू, ठीक है ना। आई और एम और आई ये नेगेटिव हो सकते हैं, सक्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव हो सकती है। सिक्स मत लिखो, इसी में नंबर डाल दो, 7 8 6 लिख चुके हैं ना अपन। ठीक है। 10th है मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, कितनी है? नेगेटिव। तो शॉर्ट में लिख दो काई एम इज नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव। मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी काई एम पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। और फेरो के लिए काई एम क्या होगा?
लार्ज पॉजिटिव। तो देखो अगर अपन डाई की समझें तो डाई में जो अगर नेगेटिव होते हैं तो हम कह सकते हैं स्मॉल नेगेटिव हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं कि नहीं, स्मॉल नेगेटिव हो रहे हैं। और उसमें क्या हो रहे हैं, स्मॉल पॉजिटिव हो रहे हैं। और फेरो में स्ट्रांगली पॉजिटिव हो रहे हैं अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो। ठीक है, लिख लिया। अब एक होता है क्यूरीज लॉ। क्यूरी लॉ क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का चेंज होना, उसको बोलते हैं क्या, क्यूरी लॉ। तो ये जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, इनकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, मतलब ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो दे ओबे क्यूरी लॉ, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर अपनी प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर लेते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो भी अपनी प्रॉपर्टी को लूज करते हैं, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं या पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या समझ आया? डाईमैग्नेटिक क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते, पैरा और दूसरा क्या हुआ, फेरो फॉलो करते हैं। पैरा अपनी प्रॉपर्टी लूज करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यूरी, और फेरोमैग्नेटिक भी लूज करता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, अब लिखेंगे हम क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ और लिख लो, फिर आपको मंडे के लिए एक दिन का समय और मिलेगा, इसमें बस ख़त्म है। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते, तो थोड़े से ही न्यूमेरिकल्स हैं। जो कुछ भी हैं वो एनसीईआरटी के अपन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा शीट करेंगे। और फिर वेडनेसडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। फिर है AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। 2 चैप्टर ख़त्म तो अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म। तो 12th में टोटल जो है कहें तो 4 चैप्टर हैं। एक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म तो यही हो गया, ख़त्म होने अपना ख़त्म हो जाएगा इसमें मंडे को। और पहला है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक, और फिर EMI और AC, ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। ठीक है ना? तो ये 2 चैप्टर और ख़त्म होने के बाद आपके ये 2 टॉपिक ख़त्म होने के बाद ये आपकी इतनी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये ख़त्म हो जाएगी। फिर 2 बचेंगे केवल। कौन कौन से? ऑप्टिक्स, जिसमें के 2 पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स, बस। ठीक है, शुरुआत की जो फिजिक्स होती है उसमें समय लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे ज़्यादा समय ले जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी समय लगता है। अब आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी जल्दी फिनिश होंगे।
उसमें इतना समय नहीं लगता। और इस बार आपका एग्ज़ाम फेब में होगा, एमपी बोर्ड का तो हो ही रहा है 12th का, और हो सकता है आपका भी सीबीएसई का भी फेब में हो। बिल्कुल, तो उसके लिए अपने को तैयार रहना चाहिए कि हमारा सिलेबस जो है जब लगभग दिसंबर, लास्ट नवंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 15 दिसंबर तक ख़त्म हो जाए, तभी आप रिवाइज़ कर पाओगे। कोशिश करेंगे कि दिसंबर के पहले ही हो जाए, क्योंकि अब आगे वाले चैप्टर्स जो है आसान हैं और इजी हैं और टाइम कंज्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता। चलो मिटाएं इसको। अब देखो क्यूरीज लॉ क्या होता है। क्यूरीज लॉ में जो अभी पढ़ा है ना कि टेम्परेचर के साथ चेंज होना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल वेरीज इनवर्सली विद एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते थे, ससेप्टिबिलिटी बोलते थे। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो सब्सटेंस उतना हार्डली मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल वेरीज इनवर्सली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फार्मूला देखोगे तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h/t। h/t क्यों लिया, आप ऐसा सोच लो, आप तो ऐसा लिखो काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल t, ये लिख सकते हैं। अच्छा, काई को क्या बोलते हो, I/h। तो I/h इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t। h को ऊपर ले जाओ तो वही तो बना है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h/t, ठीक है। तो आप ये ना लिख के सीधे ये लिख लो, काई एम या सी एम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, काई एम या सी एम। ये एक्स काई था ना वो स्टाइलिश, या उसको ऐसा कर दो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। तो काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या था, टेम्परेचर। तो यहाँ काई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा C/T। तो ये दो लाइन और लिख लो, ये वाली C को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। जैसे आयरन के लिए 1000 होता है, कोबाल्ट के लिए 1400 होता है, और निकल के लिए 600 केल्विन होता है। तो इतने टेम्परेचर पर ये जो आयरन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक की तरह। 1400 केल्विन पर कोबाल्ट पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, 600 केल्विन पर ये निकल है तो फेरो लेकिन पैरा की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करें I और h/t में, तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ आता है। और अगर काई और टी में करें तो काई और टी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, हाइपरबोला।
ठीक है ना। बस इतना ही रखते हैं आज। अगले टर्न पर हिस्टेरेसिस लूप लास्ट बचा है और इसके न्यूमेरिकल, फिर EMI। इसकी शीट मिल जाएगी, न्यूमेरिकल की शीट मिलेगी। बाकी थ्योरी तो मैंने लिखवा दी, इसलिए थ्योरी की नहीं दे रहा, इसमें न्यूमेरिकल की मिलेगी। और जानबूझ कर नहीं दी इसकी पहले, क्योंकि अगर आप दे देते तो लिखते नहीं, है ना। इसलिए मुझे इस पूरे चैप्टर को लिखवाना था, तो इसलिए मैंने जानबूझ कर नहीं दिया। अब मैं न्यूमेरिकल की शीट दूंगा। गुड नाइट, गुड नाइट।